गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रत्नेश त्रिपाठी हाजिर हूं एक बार फिर से अवसर क्लासेस में आप सभी को लेकर के। आप सभी का स्वागत है अवसर क्लासेस में। आज की क्लास लेकर आया हूं सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए जिनके सब्जेक्ट में है एनर्जी कंजर्वेशन। ये है आपका सब्जेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन की। आज हम तीसरी क्लास लेके आए थे। पहली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन कराया था, दूसरी क्लास में हमने एनर्जी के बारे में नॉर्मली बताया। आज हम विस्तार से बात करेंगे एनर्जी का। जो पहला एनर्जी कंजर्वेशन का जो पहला चैप्टर है आपका बेसिक एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी को तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। और वैसे एनर्जी का शाब्दिक अर्थ जो है, अर्थ जो निकलता है किसी वर्ड का, एनर्जी का जो वर्ड है उसका जो अर्थ है वो है कार्य करने की क्षमता से, अर्थात ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। एनर्जी जो है वो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा के बिना, अगर आपके पास ऊर्जा नहीं है तो ऊर्जा के बिना कोई भी कार्य करना असंभव है। आज के समय में जितनी भी मशीनें चलती हैं, जितने भी यंत्रों का चालन होता है, सभी के चलाने के लिए, मशीनों व यंत्रों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। एक बार फिर से समझ लीजिए, ऊर्जा जो शब्द है उसका अर्थ है कार्य करने की क्षमता से। आप कितना कार्य कर सकते हो, यही आपकी एनर्जी मानी जाती है। तो आप क्या कह सकते हो, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। बिना ऊर्जा के हम किसी भी प्रकार के कार्य को नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास एनर्जी नहीं है तो हम कार्य नहीं कर सकते हैं, अर्थात एनर्जी के बिना कार्य पॉसिबल नहीं है। जितनी भी मशीनें, यंत्र आज के समय में चलाए जाते हैं, सभी को चलाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब वो एनर्जी कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को। आपने एक बात भी सुनी होगी, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो ऊर्जा संरक्षण में बताया गया था ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, ये पहले से ही है, बस केवल इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है, ठीक है, कन्वर्ट किया जाता है। तो वही चीज है कि एनर्जी को जैसे मशीनों और यंत्रों में चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, तो उसको जल से, हाइड्रो पावर से इलेक्ट्रिकल पावर में चेंज किया था। तो इलेक्ट्रिक पावर से चेंज करने मतलब एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो ऊर्जा को हमने बताया तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एनर्जी को तीन भागों में बांटा गया है। पहला प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। दूसरा प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी, दूसरा आपका कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल, कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल, ठीक है, कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। थर्ड की बात करें तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल, ठीक है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो ऊर्जा को तीन भागों में डिवाइड किया गया। एनर्जी जो हमारी तीन भागों में बांटी गई है। पहला प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी मतलब प्राथमिक और द्वितीयक ऊर्जा। दूसरा कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल ऊर्जा, वाणिज्य एवं अवाणिज्य, वाणिज्य, ठीक है, एवं अवाणिज्य व अवाणिज्य, अवाणिज्य ऊर्जा, ठीक है। तीसरी जो है आपकी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, नवीनीकरण तथा अनवीनीकरण ऊर्जा से, ठीक है। तो जब बात करेंगे अब हम प्राइमरी एंड, पहले की बात करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी, ठीक है। तो ये मतलब दो हैं, एक नहीं है। तो पहली होगी कौन सी? प्राइमरी, ये एक, ये दूसरी और ये तीसरी, ठीक है। तो प्राइमरी एनर्जी एक की बात करेंगे तो प्राइमरी, ठीक है। अब बात करेंगे, हम प्राइमरी एनर्जी की बात करें तो प्राइमरी एनर्जी के अंतर्गत क्या बताया गया है? प्राइमरी एनर्जी में बताया गया प्राथमिक ऊर्जा, जो प्राइमरी एनर्जी के स्रोत हैं वे स्रोत हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं। वे स्रोत जो हमें प्रकृति मतलब नेचर के द्वारा प्राप्त होते हैं, प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं, प्राइमरी एनर्जी सोर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब बात करें तो मुख्यतः प्राथमिक ऊर्जा स्रोत जो हमारे हैं, जो पत्थर वाला कोयला होता है, ठीक है, कोयला, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, पृथ्वी के अंदर उपस्थित भूतापीय ऊर्जा एवं रेडियो पदार्थ जो पृथ्वी पर उपस्थित होते हैं उनकी परमाणु ऊर्जा।
तो ये जो है हमारे प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है। थ्योरी के लिए अगर आप लिखना चाहेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, प्राथमिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। मुख्यतः प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कोयला, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, पृथ्वी के अंदर उपलब्ध तापीय ऊर्जा, पृथ्वी पर उपस्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ से परमाणु ऊर्जा। अब बात करते हैं बी, सेकेंडरी एनर्जी। सेकेंडरी एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है। सेकेंडरी एनर्जी, तो सेकेंडरी एनर्जी जब प्राथमिक ऊर्जा स्रोत को उद्योगों में यूज किया जाता है, ठीक है, जब उद्योगों में यूज किया जाता है तो यही प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों को कन्वर्ट कर लिया जाता है द्वितीयक ऊर्जा स्रोत में। जैसे कोयला हो गया, तेल हो गया, गैस, इनको भाप एवं विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जाता है। किस ऊर्जा में? जब कोयला को, गैस को और तेल को भाप व विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके उपयोग में लाया जाता है तो ऐसी ऊर्जा को द्वितीयक ऊर्जा स्रोत या सेकेंडरी एनर्जी सोर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम बात करें तो भाप और विद्युत ऊर्जा, स्टीम एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी जो है वो आपकी सेकेंडरी एनर्जी सोर्स में आती है, ठीक है। द्वितीय ऊर्जा स्रोत जब प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों को कन्वर्ट करके दूसरे फॉर्म में चेंज कर लिया जाता है तो हमारे द्वितीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। जैसे जैसे गैस, तेल व कोयला को भाप व विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लिया जाता है तो इसे हम सेकेंडरी ऊर्जा के नाम से कहलाते हैं। अर्थात भाप और विद्युत ऊर्जा जो है वो हमारी सेकेंडरी एनर्जी सोर्स के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल। कॉमर्शियल एनर्जी, ठीक। तो कॉमर्शियल एनर्जी की बात करेंगे तो कॉमर्शियल मतलब वाणिज्य ऊर्जा। तो कॉमर्शियल एनर्जी क्या होता है? कॉमर्शियल मतलब आपने सुना होगा कॉमर्शियल कनेक्शन होता है, मतलब जो मतलब व्यापारिक, वाणिज्यिक, मतलब ऐसे ऊर्जा स्रोत जो हमें बाजार पर एक निश्चित कीमत पर उपलब्ध होते हैं या जिनको हम यूज करने के लिए एक निश्चित कीमत चुकाते हैं, उसे हम वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत या आपके कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स के नाम से जानते हैं। जैसे बिजली आप लेते हैं तो उसको आप बिल दे करके ही यूज करते हैं, ठीक है। अगर सही तरीके से लाइट को यूज करेंगे तो आप एक निश्चित बिल पे करते हैं कि इतने वाट का इतना आपको बिल पे करना पड़ेगा। तो जो एनर्जी सोर्स हमारे बाजार में एक निश्चित कीमत पर उपलब्ध होते हैं उनको हम वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत में क्या कहता है? बिजली, ठीक है, कोयला, ठीक है, और शुद्ध पेट्रोलियम जैसे पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल, इनको भी हम एक निश्चित कीमत पर खरीदते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए कैसे हैं? ये हमारे लिए वाणिज्यिक या कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं तो जो प्राथमिक, प्राइमरी और सेकेंडरी है इन्हीं के अंतर्गत सारे आ जाते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल भी आ जाते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे नॉन कमर्शियल एनर्जी। नॉन कमर्शियल एनर्जी, नॉन कमर्शियल एनर्जी, जब कमर्शियल एनर्जी जो थी वो हमें बाजार में एक निश्चित कीमत में उपलब्ध हो रही थी तो उसको हम बोल रहे थे वाणिज्यिक या कमर्शियल एनर्जी, ठीक है। अगर हम नॉन कमर्शियल या अवाणिज्यिक ऊर्जा की बात करें तो ऐसे सोर्स जो हमें बाजार में उपलब्ध नहीं होते हैं, हमें फ्री में मिल जाते हैं, जिनके लिए हमें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती है, तो ऐसे तो उनको हम बोलते हैं कि अवाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत या नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्स के नाम से। जैसे आपको जंगलों से लकड़ी प्राप्त हो जाती है, ठीक है, तो उसके लिए आप लकड़ी इकट्ठा कर लीजिए, ईंधन के रूप में यूज करिए, तो उसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता है, ठीक है। गाय के गोबर के उपले या किसी भी जानवर के गोबर के जो उपले बनाए जाते हैं वो हमारे नॉन कमर्शियल एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। खेतों में या कृषि के अंतर्गत जो भी आपके अपशिष्ट होते हैं उनको जला करके आप, जैसे बात करें तो आपकी अरहर की जो लकड़ी होती है, ठीक है, लाही की जो लकड़ी होती है, तो उनकी बात करें तो सरसों की जो लकड़ी होती है, तो वो सब कैसे आते हैं? नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्स में, क्योंकि इनकी लकड़ी को जला करके हम ईंधन के रूप में यूज करते हैं। तो ऐसे एनर्जी सोर्स
जो हमें फ्री में उपलब्ध हो जाती हैं प्रकृति के द्वारा, नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्स कहलाते हैं। जैसे वनों से प्राप्त जलाने वाली लकड़ी, गोबर के उपले, ठीक है, और कृषि के अपशिष्ट पदार्थ, कृषि क्षेत्र से उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ, तो ऐसे सोर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्स। अब बात करेंगे इसके आगे हम रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की। तीसरी जो हमारी एनर्जी है, इसका पहला पार्ट जो है रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल की एनर्जी की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत नवीनीकरण ऊर्जा जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत वे हैं जो अक्षय ऊर्जा स्रोत के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। अब अक्षय ऊर्जा स्रोत मतलब जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है उसके द्वारा जो प्राप्त किए जाते हैं, या जो ऐसे सोर्स जिनको कभी हम समाप्त नहीं कर सकते हैं, हमारे अक्षय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। तो नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स वे सोर्स हैं जिनको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, हमें अक्षय ऊर्जा स्रोत द्वारा जो एनर्जी प्राप्त होती है वो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी होती है। जैसे सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी हमारी किसमें आती है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत। रोज नई नई प्राप्त होती रहती, बनती ही रहती है, ठीक है। इसका मतलब अभी तक जब तक पृथ्वी पर जीवन संभव है तब तक तो रिन्यूएबल एनर्जी मतलब सोलर एनर्जी हमें प्राप्त होनी है। भाई पृथ्वी पर जीवन संभव है मतलब सूर्य निकलेगा, जब तक सूर्य निकलेगा तो सोलर एनर्जी हमें पॉसिबल है। तो ऐसे ऊर्जा स्रोत जो कभी समाप्त नहीं हो सकते हैं सोलर एनर्जी सोर्स के नाम से, सॉरी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के नाम से जाने जाते हैं और अक्षय ऊर्जा स्रोत के नाम से जाने जाते हैं। तो कौन कौन से हो गया, सोलर एनर्जी जैसे हो गया, भूतापीय ऊर्जा जमीन के अंदर से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, ठीक है, समुद्र है तो ज्वार उत्पन्न होगा तो उससे जो एनर्जी प्राप्त होती है, जल ऊर्जा, जल है तो ऊर्जा उससे भी प्राप्त हो जाती है टरबाइन के द्वारा, हमने बताया था। तो इनका, और इसमें जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होते हैं इसका फायदा हमें ये है कि इनको जलाने से पॉल्यूशन उत्पन्न नहीं होता है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को यूज करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इनके उपयोग करने से, इनके दहन से या इनके जलाने से हमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न नहीं होने का खतरा होता है, ठीक है। अदर्स जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, इन सबसे हमें प्रदूषण उत्पन्न होने का, लेकिन अगर बात करें सौर ऊर्जा की, ज्वार ऊर्जा की, जल ऊर्जा से, तो इनसे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। तो सबसे बड़ा फायदा यही है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का। इसीलिए आज देखो जाए तो हर विश्व, पूरे विश्व में इन्हीं स्रोतों पर ध्यान दिया जा रहा है, सौर ऊर्जा पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। हमारे भारत में भी अब इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। ज्यादातर देखो अब सोलर प्लांट ही लगाया जा रहा है, जो गवर्नमेंट जितने भी नए कार्यालय बनते हैं उन पे सोलर प्लांट ही लगाया जाता है, ठीक है। तो वे सोर्स जो अक्षय ऊर्जा स्रोत द्वारा प्राप्त किए जाते हैं या जिनका कभी भी समाप्त होना निश्चित नहीं है, ऐसे सोर्स को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स या नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत के नाम से जानते हैं। जैसे सोलर प्लांट, सोलर एनर्जी, ज्वार ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि, ठीक है। और इनकी हमने खासियत जो बताई है वो ये है कि इनके उपयोग करने से प्रदूषण होने का खतरा नहीं रहता है। अब बात करेंगे नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करें तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ऐसे गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत, ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका अगर हम एक बार उपयोग कर लें तो उनका उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते हैं, गौर ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। ये जो होते हैं हमारे, बात करें तो एक पारंपरिक ईंधन होते हैं, जीवाश्म ईंधन होते हैं। जैसे अगर बात करें तो क्या होता है, कोयला, तेल, गैस, ठीक है, जो समय के समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ऊर्जा स्रोत, सीधी सीधी बात कर लें, ऐसे ऊर्जा स्रोत जो समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, उनका दोबारा एक बार यूज करने के बाद हम दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि एक बार यूज करने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। जैसे कोयला की बात करें, कोयले की बात करें तो कोयला क्या होता है, एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो जलकर राख बन जाता है। तो ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका हम केवल एक बार ही उपयोग कर सकते हैं और ये समय के साथ समाप्त हो जा रहे हैं, तो हमारे गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के नाम से जाने जाते हैं। कोयला, तेल, गैस, ये सब एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है। अब बात करेंगे इस चैप्टर में आगे, ठीक है। तो इस बात में एक पॉइंट आता है कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर पावर प्लांट, ठीक है। कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर एंड विंड पावर जनरेटर्स, जो विंड पावर और सोलर पावर जनरेटर्स होते हैं उनका कैपेसिटी फैक्टर की बात करेंगे, ठीक है। कैपेसिटी
फैक्टर ऑफ सोलर एंड विंड पावर जनरेटर्स ठीक है। अब बात करते हैं जो सबसे पहले इस पॉइंट को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा भैया कैपेसिटी फैक्टर क्या है ये, ठीक है। कैपेसिटी फैक्टर आखिर है क्या भाई, हम सोलर एंड विंड पावर जनरेटर्स की कैपेसिटी फैक्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन हम बात करें तो कैपेसिटी फैक्टर क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो कैपेसिटी फैक्टर जो है हमारे वैद्युत शक्ति संयंत्र जो होता है, जो विद्युत शक्ति संयंत्र होता है पर औसत वैद्युत भार जितना हम डालते हैं, किसी भी संयंत्र पर जो औसत भार हम डालते हैं, अगर उसका अनुपात कर दिया जाए उसकी निश्चित क्षमता जो है, जो क्षमता निर्धारित करी गई है, जैसे एक एग्जांपल मान लेते हैं, ये एक बेंच है, ये मार्कर जो है एक बेंच है और इस पे निर्धारित क्षमता जो है, इस पे बोला गया है कि इस पे जो निर्धारित क्षमता, अगर इस पे 10 लड़के बैठेंगे तो ये नहीं टूटेगी, इसकी निर्धारित क्षमता ये है, ठीक है। और इस पे 5 लड़के बिठा दिए गए और इस वक्त इस पे 5 लड़के बैठे हैं, तो जो इस पे लोड डाला गया है, औसत भार डाला गया है, उसका अगर अनुपात हम निश्चित जो क्षमता इसकी है उससे कर दें तो यही हमारा कैपेसिटी फैक्टर कहलाता है। ये किस पे है, ये देखो, यह वैद्युत शक्ति संयंत्र की, यह वैद्युत शक्ति संयंत्र पर औसत वैद्युत भार जो डाला गया है, ठीक है, औसत वैद्युत भार तथा उसकी निर्धारित क्षमता का अनुपात है, उसकी निर्धारित क्षमता जो है उसका अनुपात होता है जो कैपेसिटी फैक्टर कहलाता है। अगर हम कैपेसिटी, इसका जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 होती है। अगर इसको याद रखना है तो ये मान लीजिए, ये हमारा जो होता है क्षमता, जो बात करते थे हम जिसको ईटा से रिप्रेजेंट करते थे थर्मल में, मैकेनिकल वाले बच्चे ज्यादातर पढ़े होंगे, जैसे थर्मल में हम आपकी वो क्षमता रिप्रेजेंट करते थे हीट इंजन की, तो उसमें हमने बताया कि हीट इंजन की क्षमता जो होती है वो ईटा जो होता था 1 से कम होता था हमेशा, सॉरी, ठीक है, तो ईटा 1 से कम होता था। यहाँ पे कैपेसिटी फैक्टर की बात हो रही, तो कैपेसिटी फैक्टर जो किसी भी प्लांट का होता है वो हमेशा 1 से कम होता है। 1 से कम मतलब 100% से कम, 1% में बात नहीं हो रही है, अगर 1 है तो परसेंट में कितना होगा जाके 100%, ठीक है, 1 है तो, अगर 0.1 है तो 10%, तो ये चीज होता है, ठीक है। तो मतलब इसका जो कैपेसिटी फैक्टर होता है किसी भी, जो उस पर भार, वैद्युत शक्ति संयंत्र पर, किसी संयंत्र पर या किसी पावर प्लांट पर जो लोड डाला जा रहा है, उस लोड का जो उसकी निर्धारित क्षमता है उससे अगर अनुपात कर दे तो हमें कैपेसिटी फैक्टर प्राप्त होता है। तो कैपेसिटी फैक्टर का हम फार्मूला लिखते हैं, ठीक है, कैपेसिटी फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर का अगर हम फार्मूला लिखें तो हमने बताया जो लोड डाला गया वैद्युत शक्ति संयंत्र या पावर प्लांट पर डाला गया लोड का अनुपात किससे करना है, जो उसका निर्धारित क्षमता है। तो एवरेज लोड एट प्लांट, ठीक है, मतलब प्लांट पर डाला गया लो औसत भार, ठीक है, अगर किससे अनुपात हमने बताया, जो इसकी निर्धारित क्षमता है, तो रेटेड कैपेसिटी ऑफ प्लांट, रेटेड कैपेसिटी ऑफ, ठीक है, रेटेड कैपेसिटी ऑफ प्लांट। तो ये जो फार्मूला होता है, और ये क्या होगा, हमेशा 1 से कम होगा। तो ये था हमारा कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, ठीक है। अब हम कुछ पावर प्लांट के कैपेसिटी फैक्टर की बात करेंगे, इसका कैपेसिटी फैक्टर कितना होता है, तो ठीक है, उसको जब डिस्क्राइब करेंगे ब्रीफली तो वो बाद में करेंगे। तो अभी अगर हिंदी में लिखना चाहें आप लोग तो लिख सकते हैं कैपेसिटी फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, इसका भार गुणांक बोलते हैं, ठीक है, भार गुणांक भी बोलते हैं हिंदी में। तो एवरेज लोड एट प्लांट मतलब संयंत्र पर डाला गया औसत भार का अनुपात किससे हो रहा है, प्लांट की निश्चित
निर्धारित क्षमता, ठीक है, प्लांट की क्षमता से अनुपात कर दे किसका, एवरेज लोड एट प्लांट, मतलब जो प्लांट पर जो हम कुछ पावर प्लांट जो हैं उनकी क्षमता, उनकी कैपेसिटी फैक्टर की बात करेंगे, ठीक है। सो जैसे सोलर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, तो सबसे ज्यादा जो कैपेसिटी फैक्टर होता है, सबसे ज्यादा कैपेसिटी फैक्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा कैपेसिटी फैक्टर होता है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट का। न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो कैपेसिटी फैक्टर होता है वो 98% होता है, सॉरी 90% होता है। और अगर हम बात करें सबसे कम की, तो सोलर पावर प्लांट जो होता है उसका कैपेसिटी फैक्टर सबसे कम होता है, वो होता है 10 से 25%। तो हम बात करेंगे जनरेशन टाइप, जनरेशन टाइप, ठीक है, मतलब किस प्रकार का प्लांट है, प्लांट लिख दो ऊपर, प्लांट या जनरेशन टाइप, इधर क्या डालेंगे, कैपेसिटी फैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सोलर पावर प्लांट की, सोलर प्लांट, सोलर प्लांट का जो बात करें तो इसकी जो कैपेसिटी फैक्टर होता है वो होता है 10 से 25%। मतलब अगर इसकी क्षमता बात करें बिना परसेंट में तो 0.1 से 0.25, तो 10 से 25% होती है इसकी कैपेसिटी फैक्टर, ठीक है। दूसरी बात करें विंड टरबाइन, विंड टरबाइन, विंड टरबाइन की बात करें तो इसकी जो होती है फिक्स 25% होती है। विंड टरबाइन की बात करें तो इसकी जो कैपेसिटी फैक्टर होता है वो फिक्स 25% होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, इसका जो कैपेसिटी फैक्टर होता है वो होता है 40%, कितना, 40%। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो होता है जल वैद्युत शक्ति प्लांट, जिससे मतलब जिस जल से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करी जाती है उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। उसकी जो वैद्युत कैपेसिटी होती, कैपेसिटी फैक्टर जो होता है वो होता है 0.4, या अगर परसेंटेज में बात करें तो 40%, ठीक है। हाइड्रो कैपेसिटी फैक्टर के बाद बात करेंगे कोल फील्ड प्लांट, कोल फील्ड प्लांट, कोल फील्ड प्लांट की बात करें तो इसका जो कैपेसिटी फैक्टर होता है वो होता है 70%। कोल फील्ड प्लांट का जो कैपेसिटी फैक्टर होता है वो होता है 70%। अर्थात मतलब अभी तक जितने भी हमने प्लांट बात किए, 4 प्लांटों पर पहुंचे, तो 4 प्लांट में सबसे ज्यादा जो क्षमता होती है आपकी वो होती है किसकी, कोल फील्ड प्लांट की। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसकी न्यूक्लियर पावर प्लांट की, न्यूक्लियर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट की जो कैपेसिटी फैक्टर होता है वो होता है 90%। हमने बताया सबसे ज्यादा जो होता है वो 90% होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का कैपेसिटी फैक्टर कितना होता है, 90%। सबसे कम की बात करें तो सबसे कम किसका होता है, सोलर पावर प्लांट का, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे गैस टरबाइन, गैस टरबाइन, ठीक है। गैस टरबाइन का जो होता है वो होता है आपका 38%, ठीक है। तो अगर इसको उठाकर रखना चाहो, अगर आप बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं तो ये नीचे कर दिया, तो इसको उठा के आप 3rd नंबर पे रख दो, तो आपका एक घटते से बढ़ते हुए क्रम में आ जाएगा पूरा। तो सबसे कम बात करी हमने सोलर पावर प्लांट की, और उसके बाद बात करी है सबसे ज्यादा जो होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट की। आज का टॉपिक यहीं पे बंद करते हैं, रोकते हैं। अब कल जो सोलर प्लांट हमने बताया लगभग सबकी पता चल गई है। कल का टॉपिक अब स्टार्ट करेंगे, कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।